स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि केपी, केसी और केएम के मध्य में क्या संबंध है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केपी और केसी का किस प्रकार से डेरिवेशन किया जा सकता है, इनका व्युत्पन्न किया था हमने। और इसी प्रकार इन दोनों के केपी और केसी के मध्य में संबंध भी डिराइव किया था। और उसी में जो डेल्टा एन की वैल्यू आई थी, उसी डेल्टा एन की वैल्यू के ऊपर अब इसकी यूनिट आधारित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि केपी का फॉर्मूला और केसी के क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। केपी के लिए जब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, तो अगर हम यहाँ पर केपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सी और डी है ये प्रोडक्ट्स हैं और ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेशर्स, जो भी पार्शियल प्रेशर हमने लिए प्रोडक्ट्स के, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। और यहाँ पर जो सी और स्मॉल डी और ए और बी ये जो हमने लिखे हैं, ये उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स थे, तो उनकी हमने यहाँ पर पावर लगाई है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की अगर यूनिट देखें तो वो होती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर हम पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर टू द पावर सी, एटमॉस्फेयर टू द पावर डी, इसी प्रकार एटमॉस्फेयर टू द पावर ए और एटमॉस्फेयर टू द पावर बी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो टर्म्स है इसके अंदर बेस सेम है। जब अगर आधार सेम होगा तो इसकी जो पावर है उसका सम हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर टू द पावर सी प्लस डी, और नीचे हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर टू द पावर ए प्लस बी। अब जब दोनों की ऊपर और नीचे भी अगर बेस सेम है तो जो पावर है उसको हम जो ऊपर वाला है उसमें से हम जो न्यूमरेटर है उसमें से हम डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार से लिख दिया है एटमॉस्फेयर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी मतलब प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं उनको जब हमने उनका सम कर लिया, उसमें से अगर हम रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं उसके सम को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा एन की आ जाती है। तो इस प्रकार केपी इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन। अगर हम इसको एटमॉस्फेयर वायुमंडल की जगह अगर पार्शियल प्रेशर को हम बार से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बार टू द पावर डेल्टा एन हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो केपी का जो इकाई है वो बेसिकली डेल्टा एन के मान के ऊपर निर्भर करेगी। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर डेल्टा एन का मान 0 हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या है वो बिल्कुल रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है उसके बिल्कुल बराबर होती है। When the number of moles of product is equal to the number of moles of the reactant in a reaction, then delta n की वैल्यू जो है that will be इक्वल टू 0। जब डेल्टा एन का मान 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल टू दी पावर 0, तो x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है अब पूरा 1 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके केपी की कोई यूनिट नहीं होगी। इसके अंदर जो भी खाली आंकिक मान होंगे उसके न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होगी वो ही हम लिखेंगे। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन का मान 1 हो जाए तो उस स्थिति के अंदर केपी का मान क्या होगा, एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की जगह हमने लिख दिया 1। तो इस प्रकार इसकी जो इकाई होगी वो हो जाएगी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। इसी प्रकार ये 2 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि अब केपी की यूनिट डेल्टा एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, अगर ये -1 है तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो भी डेल्टा एन का मान होगा उसके आधार पर हम केपी की इकाई दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम केसी की बात करते हैं, यानी कि केसी मींस अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन टर्म्स के रेस्पेक्ट में दिया है तो उसको हम केसी बोलते हैं। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी हमने सांद्रता पद लिख दी है, कंसंट्रेशंस लिख दी है, और नीचे भी हमने सांद्रता पद लिख दी है रिएक्टेंट्स के यानी कि अभिकारक के। जैसा कि अभी हमने देखा केपी की वैल्यू हमने जिस प्रकार से निर्धारित की, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बेस सेम है, तो जो प्रोडक्ट्स का जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको ऐड करके उसमें से जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है उनको ऐड करके हम माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन आ गया।
अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि सांद्रता की जो इकाई होती है वो मोल्स पर लीटर होती है, तो यहाँ पर हमने Kc का मान लिख दिया मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। उत्पाद के मोलों की संख्या और अभिकारक के मोलों की संख्या का जो अंतर है वो डेल्टा एन के बराबर होता है। अब अगर डेल्टा एन का मान 0 हो तो उस स्थिति के अंदर, जैसा कि अभी हमने केपी में देखा, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन टू द पावर 0 हो जाए तो ये 1 के बराबर होगा। तो उस स्थिति के अंदर कोई इकाई नहीं होगी Kc की, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगे, उसके आंकिक मान ही होंगे, लेकिन इकाई कोई भी नहीं होगी। इसी प्रकार अगर डेल्टा एन का मान 1 हो जाए तो उस स्थिति के अंदर मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 हो गया। इसी प्रकार अगर ये डेल्टा एन का मान 2 हो जाए तो हम मोल्स पर लीटर टू द पावर 2 कर सकते हैं, या अगर -1 हो जाए तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। तो डिपेंड करेगा डेल्टा एन की वैल्यू क्या है किसी अभिक्रिया के लिए, उसी के आधार पर उस अभिक्रिया में Kc की इकाई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंदर जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो है वो बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती है। सो ताप में वृद्धि के साथ साथ साम्यावस्था स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट का कार्य करता है, जो भी ऊष्मा वहां पर लिबरेट होती है, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। सो साम्यावस्था का स्थिरांक का जो मान है वो ताप के साथ साथ कम होता जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, कि अगर एंडोथर्मिक है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp, Kc एंड Ka, कि इन तीनों प्रकार के जो साम्यावस्था स्थिरांक हम देते हैं इनमें क्या संबंध है आपस में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो प्रभावी सांद्रता होती है, इफेक्टिव जो कंसंट्रेशन होती है, उसी को हम सक्रियता कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। सो ए का जो मान है दैट इज इक्वल टू गामा इंटू एक्सआई। गामा यहाँ पर सक्रियता गुणांक यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और जो एक्सआई है वो मोल भिन्न है यानी कि मोल फ्रैक्शन है ऑफ ith कंपोनेंट। तो इसके अंदर हम कोई भी अगर किसी भी प्रकार से, जैसे गामा भी हम यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार हम मोल फ्रैक्शंस जो है मोल भिन्न है उनको भी हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम Ka का फॉर्मूला देना चाहें तो वो बराबर होगा जो भी इसके एक्टिविटी कोफिशिएंट्स है, पहले न्यूमरेटर में हमने प्रोडक्ट्स के लिख दिए, डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स के लिख दिए, और इसी प्रकार यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स के लिख दिए डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हो गया। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये हम इसको K गामा की तरह इंडिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमने इसको जो मोल भिन्न का हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला वो Kx की फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू K गामा इंटू Kx हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कोई आइडियल गैस के ऊपर अगर कंसीडर करते हैं तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम था, पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली जो P है दैट इज इक्वल टू X इंटू Pi, यानी कि यहाँ पर P जो है वो कुल दाब है, और कुल जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द जो भी उसके गैस मिश्रण के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सब के जो उनका जो आंशिक दाब है वो मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, यानी कि x यहाँ पर हम ले लें, अगर ये ith कंपोनेंट का ले लेते हैं तो ये भी हम ith कंपोनेंट का ले लेते हैं, तो P इज इक्वल टू XI PI भी हम इसको लिख सकते हैं। तो डाल्टन के नियमानुसार P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर। सो Kp की वैल्यू, जैसे कि हमने कहा था कि प्रोडक्ट्स का इसमें जो मान होता है वो प्रोडक्ट्स का प्रेशर और डिवाइडेड बाय होता है रिएक्टेंट का प्रेशर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको
कि PCPD और PAPB मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। अब इसमें जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब बेस सेम है तो ऊपर वाली जो हमने जो यूनिट्स है, जो पावर्स थी उनको हमने ऐड कर दिया, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो थे उनका भी बेस, अगर हम एक तरीके से मान ले टोटल अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर हमने यहाँ पर भी इसको ऐड कर दिया। और इस प्रकार ऐड कर कर हम दर्शा सकते हैं कि जो बेसिक एक जनरल हम फॉर्मूला दे सकते हैं कि P C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और ये जो है इसको हमने लिख दिया KX के द्वारा। तो इस प्रकार Kp इज इक्वल टू P टू द पावर डेल्टा N मल्टीप्लाई बाय KX हमको प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम एक किसी भी संघटक की अगर हम सक्रियता और उसके अगर आंशिक दाब और उसके सक्रियता गुणांक के अंदर अगर हम कोई संबंध दर्शाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि A इज इक्वल टू गामा आई और पी आई। सो के ए इज इक्वल टू के गामा मल्टीप्लाई बाय के पी, और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि के ए इज इक्वल टू के गामा मल्टीप्लाई बाय के सी। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो भी अगर हमने एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है तो उसको हम के पी और के सी से भी संबंधित बता सकते हैं बाय मीन्स ऑफ मल्टीप्लाइंग इट the equilibrium constant with respect to the activity coefficient। सक्रियता गुणांक का जो समवस्था स्थिरांक है उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी के मिल सकता है। अगर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स ली है तो भी हम के गामा को के सी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें के वैल्यू के ए की मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये आपस में के पी के सी और के ए किस प्रकार से संबंधित है, और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अगर किसी की भी फॉर्मूले में दे रखी हो और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम कर सकते हैं, डिपेंड्स कि हमें कौन सी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं।